नमस्कार, मैं अनिल सतराल कक्षा 12 के सिलेबस में डे 97 में काफ़ी दिन हो गए क्लास हुई कुछ कारणों से। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की फेराडे के प्रेरण के लिए। इसके अंदर हमने पहले कुछ बातें कर ली थी डे 96 और 95 में। 95 में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी जिसमें हमने उस फेराडे के जो प्रयोग है हेनरी फेराडे के एक्सपेरिमेंट्स वो पढ़े थे, जिसमें बात की थी भाई फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। जिसमें हमने प्रयोगों में ये डिस्कस किया था कि चुंबक को पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है, दूर ले जाते हैं तो आता है, जब स्टेबल कर देते हैं तो नहीं आता है। उसका निष्कर्ष हमने सब में ये बात की कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी धारा यानी करंट उत्पन्न होगा किसी भी कुंडली में। फिर उससे संबंधित हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात की थी, जैसे विद्युत फ्लक्स है E=φ=E.ds, वैसे ही यहाँ चुंबकीय फ्लक्स को B से लिखते हैं क्षेत्र को, तो φ=B.ds। उसकी बात हमने 96 में कर ली थी, डे 96 में। तो जिसने नहीं देखी है पहले डे 96 और डे 95 देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखिए ताकि आपको थोड़ा डिटेल से समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक अपना फेराडे के प्रेरण के नियम यानी फेराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसमें दो नियम है, ये परिभाषा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें, लेकिन ये परिभाषाएं पूछ ली जाती है एग्जाम में। फेराडे ने दो नियम दिए थे तो उसी से लेते हैं फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम। फेराडे का जो प्रथम नियम है वो ये बताता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों होता है, एक बात तो। और दूसरा नियम ये बताता है कि कितनी मात्रा में उत्पन्न होता है, यानी अगर उसकी कैलकुलेशन करनी है तो दूसरा नियम फॉर्मूला देता है, पहला नियम रीजन देता है। ये बात है, पहला नियम हमें ये बताता है कि क्यों होता है, तो वो हम क्यों का तो जवाब हमारे पास पिछली क्लास के अंदर है कि क्यों उत्पन्न होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है इसलिए उत्पन्न होता है। तो पहला नियम तो वही है जो हमने निष्कर्ष निकाले थे हेनरी फेराडे के प्रयोगों के, वही नियम है प्रथम नियम। क्या, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही है फेराडे का प्रथम नियम, ये परिभाषा। जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति का कारण क्या है, यही कहते हैं कि विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो क्या है फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। अब दूसरा नियम, पहला नियम हो गया ये, इसको लिख लिया आप, वही पहले हम लिख रखिए, वही बात है, दो बार रिवाइज कर लिया हमने, उनके भी आप लिखें। फिर दूसरी बात आती है फेराडे का द्वितीय नियम, जिसका इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, यानी इसी से ही हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सारे डेरिवेशन जितने भी हम दो चार पढ़ेंगे इसके अंदर, सभी के अंदर ये बात बहुत काम है। ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। बाय नेम ही पूछते हैं वो कि फेराडे का प्रथम नियम लिखो या फेराडे का द्वितीय नियम लिखो। सेकंड नियम ये बताता है कि विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, वो किस पे निर्भर करेगा। तो इस नियम के अनुसार क्या है, चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स को चेंज होने में कुछ ना कुछ क्या लगता है, समय लगता है। चुंबक को हम यहाँ से जब हम गति करवाते हुए यहाँ तक ला रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको बढ़ने में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक लाए हैं जब चुंबक को, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा है। तो वो जो टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स में चेंज हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत वाहक बल है। तो फ्लक्स में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो इसका मतलब ये निर्भर भी किस पे करेगा, निर्भर भी करेगा, ये फ्लक्स में परिवर्तन पे निर्भर करेगा। तो जितना परिवर्तन होगा वो हमें दिखाई दे रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है, जितना परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा। तो इसका मतलब द्वितीय नियम क्या हुआ, इसे हम अपने लैंग्वेज में कैसे लिख लो, मीनिंग अपना ये निकलना चाहिए कि फ्लक्स में परिवर्तन पे निर्भर करता है, बस इतनी सी बात है। तो आप इसको सिस्टमैटिक कैसे लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली से संबंध फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है या परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है। तो क्या है नियम, इसके अनुसार
पहला नियम तो आपके पास वही है जो पिछली क्लासेस में हमने किया है, जो निष्कर्ष है दोबारा बात कर लेते हैं कि जब कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। बस ये है पहला। दूसरा नियम क्या है, इसके अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में इसको ई एम एफ लिखते हैं, यहां हम इसको ई से भी लिखेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की समानुपाती होता है, या ये कह सकते हो परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है। अब इससे हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला से पता चल गया होगा, थोड़ा सा समझ लिया तो कि फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन फ्लक्स, पहले φ1 है बाद में φ2 है, देन डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स φ2 माइनस φ1, देन वी कैन राइट एज ए d∅, ठीक है। चेंज इन डिफरेंस इन फ्लक्स कैन रिटन एज ए d∅ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज t2 माइनस t1 इज अ dt, उसको हम dt से लिख सकते हैं। तो सिंपल पूरा डिटेल से मान लो अपने थोड़ा सा और डिटेल से लिख लें भाई, t1 समय पर फ्लक्स अगर यूं कहें, जैसे इतनी जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गई ये बात, नहीं समझ में आए तो पूरा ऐसे समझ सकते हो इसको। और t2 समय पर फ्लक्स जो है वो है φ2 है, तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, E क्या किसके बराबर होगा, फ्लक्स में परिवर्तन अपॉन किसके सापेक्ष, समय में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, φ2 माइनस φ1, समय में क्या है t2 माइनस t1, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू d∅ अपॉन dt। तो आपको तो सिंपल ये ध्यान रखना है, ये फेडर नहीं है। बाद में इसमें माइनस जोड़ लगाएंगे, हमने लेंज एक वैज्ञानिक उसने इसमें माइनस जोड़ दिया था, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन में बताता है, हम उसकी बात अभी करेंगे, बाद में करेंगे। अभी तो आप ये मान के चलो E इज इक्वल टू क्या है, d∅ अपॉन dt, रियल में E इज इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन dt होता है, और हमें आगे जब यूज करेंगे तो माइनस d∅ अपॉन dt ही यूज करना है, लेकिन उसकी हम बात करेंगे कि वो माइनस कहाँ से आया है और कैसे आया है, बाद में हम जोड़ देंगे इसमें माइनस, ठीक है, जोड़ने को इसके साथ लगा देंगे। E इज इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन dt हो गया। अभी आप ये चलो, अगर द्वितीय नियम पूछा गया है तो आपको माइनस नहीं लगाना, आपको ये लिखना E इज इक्वल टू d∅ अपॉन dt। ये तो आगे विद्युत वाहक बल की बात, इसका मतलब विद्युत वाहक बल दिखाई दे रहा है, किस पे निर्भर कर रहे हैं, फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन फ्लक्स हो गया ना, परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, ये इसके समानुपाती हो गया। कुछ किताबों में से ऐसे भी लिख देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो इसको ऐसे भी बता दिया जाता है, वही मैं आपको बता देता हूँ। E इज इक्वल टू k इंटू d∅ अपॉन dt, और k को फिर कांस्टेंट है, इसको 1 लिख देते हैं, और फिर बात वही आ जाती है, E इज इक्वल टू लिख देते हैं d∅ अपॉन dt। परिभाषा में ये लिख देते हैं, समानुपाती होता है तो समानुपाती होना चाहिए, हमें पता है समानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ k ले लेते हैं, तो k तो कांस्टेंट है, यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या जाता है इज इक्वल टू d∅ अपॉन dt। नेक्स्ट बात है इसमें कि कुंडली है, कोई कॉइल है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, कितने बार घुमाओ, कितने फेरे हैं, तो जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतने गुणा ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र में निकाले थे, ये बायो सावर्ट के नियम, एम्पीयर के नियम में डी की वैल्यू निकाली थी, सब में हमने n से मल्टीप्लाई किया था।
तो वो बात यहाँ भी लागू होती है। यदि आपको किसी न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में कैसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी जिक्र हो जाए कि फेरों की संख्या n हो, तो इसका मतलब n आपको यूज करना है। यदि फेरों की संख्या n हो, इसी फॉर्मूले में एक दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, एक दो रिजल्ट्स निकलते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n d5 अपॉन dt। इज इक्वल टू n d5 अपॉन dt। क्लियर? कितने गुणा जितने फेरे हैं उतने गुणा ईएमएफ हो जाएगा। अब इसमें और बात करें तो इसको करंट की फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज है, इसका मतलब करंट उत्पन्न हो रहा है। गैलोरीमीटर में विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब करंट जा रहा है, तभी विक्षेप आ रहा है, तो हम करंट की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो अगर इसमें विद्युत धारा निकाले तो ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर। आई निकालना तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V इज वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज क्या है, ईएमएफ है, ईएमएफ भी वोल्टेज होता है, ईएमएफ है, तो V की जगह क्या पुट कर देंगे, E अपॉन R, तो क्या आ जाएगा n अपॉन R। ये फॉर्मूला है, लिख देते हैं। नेक्स्ट बात करें कि कुंडली में प्रवाहित धारा, ये महत्वपूर्ण बातें भी सारी सिंपल है लेकिन बहुत काम आएगी, पूरे चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है। अगर ध्यान से समझ में आ जाएंगे तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर आपको ये पता है तो इससे आप सारी सिंपल जानकारी से हर चीज आप याद कर सकते हैं। तो इससे आप ये याद कर सकते हैं, आ जाएगा। अब इससे अगर ये पता है आपको ये है तो धारा भी याद कर सकते हैं। कुंडली में उत्पन्न धारा ओम के नियम से लगाते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R। यहाँ E किसकी जगह लिखा गया है, V की जगह E लिखा गया है, किससे, V बराबर IR से। तो E की वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें वहां। I इज इक्वल टू आ जाएगा n d5 अपॉन dt अपॉन R। क्लियर? तो नेक्स्ट इसका ये फॉर्म आ गई। अगर आपको ये पूछा जाए करंट, तो अब ये नहीं है भाई हमने तो करंट पढ़ा ही नहीं, वोल्टेज पढ़ा है, ईएमएफ पढ़ा है, विद्युत वाहक बल पढ़ा है। तो विद्युत वाहक बल आ गया, तो उसमें इस फॉर्म में भी अगर n नहीं है तो n हटा दो, 1 अपॉन r आ जाएगा। अगर n नहीं है हमारे पास तो n को हटा दें, यहाँ 1 अपॉन r d5 अपॉन dt हो जाएगा। जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में बात की गई है, हमें उसी फॉर्म में उसका यूज करना है। जैसा हम लिख रहे हैं हर जगह वैसा यूज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बोर्ड परीक्षा में कुछ क्वेश्चन काफी घुमा के रखे दे दिए जाते हैं, तो कंसेप्ट अगर पता होते हैं तो जो हमें दिया गया है उन बातों का यूज कर लो, और जिन बातों का यूज नहीं करवाए गए हैं उन बातों को हम छोड़ सकते हैं, फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर आवेश से संबंधित। अगर आवेश के रूप में पूछ ले आपसे आवेश, तो अब आवेश कैसे निकालें, आई की डेफिनेशन क्या है, I इज इक्वल टू dq बाय dt। अब यहाँ से अगर हमें dq निकालना है, आवेश कह दो, आवेश में परिवर्तन कह दो, एक ही बात है कि आवेश में कितना परिवर्तन होगा और वो किस बात पे निर्भर करेगा, वो भी देखो यहाँ से पता चलेगा हमें। तो dq इज इक्वल टू क्या आ गया, dt जरा के गुणा हो गया भाग में था, dq इज इक्वल टू आ गया I मल्टीप्लाई बाय dt। अब I की वैल्यू है हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, and now you use the equation third in this equation, dq is equal to I dt, put the value of equation third। I की जगह क्या रखते हैं, I की जगह n अपॉन r d5 अपॉन dt और मल्टीप्लाई में dt ऐसा कैसा, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर आपको फ्लक्स में परिवर्तन आवेश में परिवर्तन की बात की जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन की फॉर्म में तो रिजल्ट आ गया n अपॉन r d5। अगर आपको यूं कहते हैं भाई आवेश में परिवर्तन का फ्लक्स के साथ क्या संबंध होता है, तो आवेश में परिवर्तन जो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही आवेश में परिवर्तन होगा, उतना ही। दूसरी बात, अगर ये कहें कि समय पर कैसे निर्भर करता है, तो अपने क्या देखेंगे इनिशियल में हम ये देखते हैं कि हर बात समय से रिलेटेड है। समय में चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, समय में चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तभी ईएमएफ आ रहा है, तभी करंट आ रहा है। लेकिन यहां तक आ रहा है बस। जब आवेश पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर समय का महत्व नहीं है, यानी आवेश में परिवर्तन का जो मान है वो यहाँ फ्लक्स पे निर्भर करता है, समय से उसका कोई
संबंध नहीं है, समय में परिवर्तन से स्वतंत्र है आवेशियां। ये बात जरूर आप ध्यान रखें, इसको आप लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें ताकि बाद में आपको लिखने में दिक्कत नहीं आए। तो इसके रिजल्ट जरूर ध्यान रख लें, या लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः आवेश उस समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है जिसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये हो गए फैराडे के दोनों नियम। पहला नियम तो परिभाषा है। दूसरा नियम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारी बातें हमें काम आएगी कहीं ना कहीं, आगे के टॉपिक्स में हम इनका यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और न्यूमेरिकल आएगा तो बोर्ड एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन होगा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसमें हम माइनस जोड़ देंगे एक नियम के अनुसार, लेंस के नियम से, फिर हम इसमें आगे प्रेरकता वगैरह 2-3 टॉपिक है उनमें पढ़ेंगे, तो इसी से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूले देखने में लगेंगे भाई नए फॉर्मूले नए नहीं है, वो उसी से बनेंगे वो सारे फॉर्मूले। इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट यहीं से निकलेगा, ये बात ध्यान रखें। बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ लें और रिवाइज जरूर कर लें अच्छी तरह से। धन्यवाद।